अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। पहले इसके लिए हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, फिर हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपकी समझ आएगी। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। उर्दू में से कहेंगे जुज़, हिस्सा, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब होगा वेक्टर का हिस्सा। अच्छा, वेक्टर जो होता है वो उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो वेक्टर जब भी होगा वो या तो एक्स एक्सिस में होगा या वाई एक्सिस में होगा या वो जेड एक्सिस में होगा, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। और जिस सिमत में उसकी डायरेक्शन होगी उसी सिमत में उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगी। वो जो मैग्नीट्यूड होगी एक्स एक्सिस में वेक्टर की कोई ना कोई मैग्नीट्यूड है, कोई ना कोई मिकदार है, वो उसकी क्या कहलाएगी? वो उसका कंपोनेंट कहलाएगा। जो उसका वाई एक्सिस में उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो मिकदार है जो वाई एक्सिस में, वो उसका क्या कहलाएगा? वाई कंपोनेंट। इसी तरह जो जेड एक्सिस में उसकी कोई वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? जेड कंपोनेंट। मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए यहाँ पे और हम उस कॉर्नर से एक वेक्टर ड्रा करते हैं जो ये बताएगा कि आपकी उस कॉर्नर के लिहाज से कितनी क्या डायरेक्शन। फ़र्ज़ करें वो कॉर्नर जो है वो हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये ऊपर वाला जेड एक्सिस है। अच्छा, अब अगर मैंने चेक करना हो कि आपकी वैल्यू जो है वो इस दीवार से आप कितने फासले पे बैठे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि इस दीवार से, ये जो सामने वाली दीवार है, इससे स्टूडेंट का कितना फासला है, तो वो वेक्टर का क्या कहलाएगा? एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। इसी तरह हम वाई वाली दीवार से एक लाइन ड्रा करके आपका वाई वाला फासला चेक कर लेंगे, वो आपका वाई कंपोनेंट कहलाएगा कि आप वाई एक्सिस में कितना आगे हैं, यानी कि उस कॉर्नर से आप वाई एक्सिस में कितना आगे हैं उस दीवार पर, ठीक है। टोटल दीवार की अगर 100 फुट लंबाई है तो आप 10 फुट पर जाएं तो आप वहाँ से हमें नज़र आ जाएंगे। इस तरह से 10 फुट पर इधर आएँ तो हमें नज़र आ जाएंगे, ठीक है। 2 फुट ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो जो वेक्टर है, वेक्टर जो होता है इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो जो 3 डायमेंशन हमने पढ़ी थी, एक्स, वाई और जी, उन तीनों डायमेंशन में जो भी वेक्टर की किसी एक डायमेंशन में वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा? उसका कंपोनेंट कहलाएगा। एक्स एक्सिस में जो वेक्टर की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? एक्स कंपोनेंट। जो उसकी वाई एक्सिस में वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? और जो जेड में उसकी वैल्यू होगी, जेड कंपोनेंट कहलाएगा। अंडरस्टैंड? इन कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें तो वेक्टर बन जाता है, ठीक है। वेक्टर किसी भी वेक्टर समझें कि उस सारे कंपोनेंट्स का मजमूआ है, सम है। अच्छा, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी कंपोनेंट की, इफ़ेक्टिव वैल्यू, वो क्या कहलाएगी? उसका कंपोनेंट कहलाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हों। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो क्या होंगे? द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर the components of a vector which are perpendicular to each other। ऐसे कंपोनेंट्स वेक्टर के जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जैसे ये देखें तो ये 90 डिग्री पे अगर एक वेक्टर कंपोनेंट ये है, एक ये है, तो इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अंडरस्टैंड?
अच्छा, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हैं इसको ही हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने पढ़ा था, और ये वेक्टर ए है इसके अंदर, ठीक हो। ये हमारा ओरिजिन है ओ, ये पॉइंट पी है जहाँ पे वेक्टर ख़त्म हो रहा है। अब इस वेक्टर के हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं, कंपोनेंट्स को ड्रा करना है, ठीक है। तो किस तरह से ड्रा करेंगे, यहाँ से जैसे मैंने उस मिसाल दी थी आपको कि दीवार से हमें एक लाइन ड्रा करना पड़ेगी, तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पॉइंट पी से हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो नीचे गिरेगी, इसको कहेंगे अमूद, इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रोजेक्शन, उर्दू में इसे कहेंगे अमूद, ठीक है। ये यहाँ पे हमने ड्रा किया और ये जो है एम, इसका नाम है एम। अच्छा, यहाँ पे ओ से लेकर जो एम है, अगर यहाँ पे एंगल थीटा हो तो ये हमारे पास वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा ए एक्स, और ये चूँकि एक्स एक्सिस में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई कैप भी लगा दें। अच्छा, इधर हम P से क्या करेंगे, P से भी एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि प्रोजेक्शन होगा, इसके ऊपर इसको हम n कह देते हैं, और O से n तक जो फासला है ये A वेक्टर का y कंपोनेंट होगा, इसको हम कहेंगे ए वाई जे कैप। जे कैप साथ इसलिए लगाया है, J यूनिट वेक्टर है y डायरेक्शन में, मैंने बताया था ना आपको, I यूनिट वेक्टर है x डायरेक्शन में, और K यूनिट वेक्टर है z डायरेक्शन में। जे वाई में है, आई एक्स में है, जे वाई में है, और के जेड में है, ये याद रखना है आपने, ठीक हो। अच्छा, अब इसको देखें, ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो हेड टू टेल रूल अगर हम अप्लाई करें तो वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। हेड टू टेल रूल ये कहता है, हेड टू टेल रूल कहाँ पे अप्लाई करें, ये देखें, इसको हम वेक्टर बनाते हैं क्योंकि ये वेक्टर इसके साथ आ रहा है, आई कैप, ये वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है जो इसका कंपोनेंट है। कंपोनेंट भी वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, वेक्टर भी ले लेते हैं। वेक्टर इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे आई कैप हमने लगाया हुआ है, ये हमने एक वेक्टर ले लिया। अच्छा, फ़र्ज़ करेंगे ये जो ओ एन वाली लाइन है, हमने इसको यहाँ से उठाया, ये वाला जो वेक्टर है ए वाई जे कैप कंपोनेंट, इसको यहाँ से उठाया और इसको इधर लगा दिया। जब मैं इसको इधर लगाऊंगा तो हेड टू टेल रूल अप्लाई करें। यहाँ पे मैं अगर इसको ड्रा करूँ ए वाई को, वैसे अपनी जगह पे ही है, लेकिन अगर आप देखें तो ये दोनों लाइनें बराबर हैं, ये वाली और ये वाली लाइन। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए वाई जे का आप कह सकते हैं। अच्छा, अब देखें हेड टू टेल रूल लगाएं। ये पहला वेक्टर ए एक्स है, ए एक्स के हेड से ए वाई की टेल मिल रही है, और ए वाई के हेड से इसका हेड मिल रहा है, और इसकी टेल से मिल रही है। मुझे ये बताएं रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो हेड को हेड से मिलाए और टेल को टेल से मिलाए। तो कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ए। तो ए किसके बराबर होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये भी एक वेक्टर है, कंपोनेंट भी, ये भी एक वेक्टर है, और ये दोनों मिल रहे हैं हेड टू टेल रूल से। ये देखें, इनको दोनों को ऐड किया है तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गए। अगर देखें, मैं एक वेक्टर यहाँ पे बनाता हूँ, ये है ए एक्स आई कैप, और इसमें मैं एक वेक्टर इधर और बना देता हूँ, ये है ए वाई जे कैप, और यहाँ पे मैं एक रिजल्टेंट ड्रा करता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे एक रिजल्टेंट ड्रा करता हूँ जो कि आर हमने कहा हुआ था, लेकिन मैं इसको ए कह देता हूँ। तो अब ए किसके बराबर आएगा, ए एक्स प्लस ए। ये देखिए, हमने यही किया, कुछ और नहीं किया, यही काम किए, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन है। ये बता रही है कि वेक्टर जो होता है वो अपने कंपोनेंट्स के सम के बराबर होता है। जो अभी हमने बात की है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वेक्टर का क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो उसके हिस्से होते हैं। उनको जमा करें तो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। वेक्टर एक कितने कंपोनेंट से,
2 x और y दोनों को जमा किया तो क्या बन गया, वेक्टर ए बन गया। अगर 3 कंपोनेंट्स होते तो फिर 3 पार्ट को जमा करना था, इकट्ठा इसको कंबाइन करके तो हमने ये करना। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई कि वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स होते हैं और कंपोनेंट्स को हम ऐड करें तो हम क्या मिलता है, हमें वेक्टर मिलता है। अब हम कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। जो ए, देखिए हम वेक्टर तब निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ उसको डिटरमिन कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, ए एक्स और ए वाई, इनकी मैग्नीट्यूड निकालना ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कैसे निकलेगी। क्योंकि आई और जे की कोई मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ठीक है। ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि कंपोनेंट की क्या डायरेक्शन है, ठीक है। इसलिए इसका ये अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ए एक्स और ए वाई इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी, कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको हम कंसीडर करते हैं एक ट्राइंगल है, ओ पी और एम, या ओ एम पी, एक हमारे पास ट्राइंगल है। हम ये फ़र्ज़ करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ एम पी, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर मैंने इस ट्राइंगल की ये बेस है, ये बेस है, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। उर्दू में भी मैं बता देता हूँ, बेस कहते हैं कायदा को, इसको जो अमूद कहते हैं परपेंडिकुलर को, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, और हाइपोटेन्यूज कहते हैं वतर को, ठीक है। ये वतर हो गया, ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, हमने अब ये फ़र्ज़ करें, ये कुछ भी नहीं है, सिंपल। यहाँ पे मैं एक छोटी सी अलहदा से भी बना देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड ओ है, ये साइड एम है, इसकी कॉर्नर, और ये इसका पी है। ये हमारे पास एंगल थीटा है इसके अंदर। अब हमने बेस फाइंड करनी है। बेस फाइंड करने का मतलब क्या है, ओ एम फाइंड करना है, ओ एम को निकालना है। ओ एम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें देखें, जो ये बेस है, बेस और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है एच वाई पी। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा एंगल होता है साइन, काज और टैन में से जिसमें बेस आती है। साइन, काज और टैन। अच्छा, साइन क्या होता है, पहले ये बताएं, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अमूद बटा वतर, साइन की होता है। ये आपको आता नहीं है, ये लिख लें, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। काज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटा वतर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ओ एम जो है, मुझे बताएं, ये निकालना है। अगर मैं यहाँ पे, चूँकि बेस नज़र आ रही है काज में, तो हमें बेस वाली लाइन चाहिए। तो काज थीटा किसके बराबर होगा, बेस ओ एम ओवर ओ पी हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस जो है, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ओ एम जो है ये क्या होगा हमारे पास, ए एक्स, ओ पी क्या है, ए। यहाँ पे वेक्टर नहीं डालने, ये आ जाएगा काज ऑफ थीटा। वेक्टर क्यों नहीं डाले, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। जहाँ पे ये दो बार आ जाएंगी ना, ये दो लाइनें, ये दो लाइनें नज़र आ रही, इसका मतलब है आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं लेनी, आई जे के साथ नहीं लिखना, ठीक है। काज थीटा बराबर हो गया ए एक्स ओवर ए,